Okay, so we will start with Pakistan Studies trial class. Now see this thing. See, हमारे पास for O levels and for IGCSE both of this for both of the हमारे पास boards दोनों के लिए हमारे पास syllabus outline and level marking everything will be same. So हम देखते हैं कि for O levels और IGCSE exactly हमारे पास है क्या. कैम्ब्रिज के अंदर O levels का हमारे पास कोड इज 2059 and for IGCSE it's 0448 and they both are same. Okay, so syllabus हमारे पास जो होगा वो भी सेम होगा, लेवल मार्किंग, पेपर पैटर्न, एवरीथिंग विल बी सेम. सो फॉर द स्टूडेंट्स जो आपके पास 2026 एंड 2027 तक आपके पास पाकिस्तान स्टडीज़ देना चाह रहे हैं, उनके लिए पेपर पैटर्न विल बी सेम. पेपर पैटर्न विल चेंज इन 2028. अगर कोई स्टूडेंट ऐसा भी है इस क्लास के अंदर जो 2028 के अंदर पेपर देगा, स्टिल दिस क्लास वुड बी बेनिफिशियल फॉर देम ऑल्सो कि हम पेपर पैटर्न को बाद में चेंज कर सकते हैं. जस्ट अभी वो सिलेबस पैटर्न के ऊपर देख ले कि सिलेबस एग्जैक्टली हमारे पास क्या होगा. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट कि हमारे पास पाकिस्तान स्टडीज इज डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स. फर्स्ट पेपर वन एंड द सेकेंड इज पेपर टू. और हमारे पास ये जो दोनों पेपर्स हैं, पेपर वन एंड पेपर टू, दे बोथ विल बी अटेम्प्टेड एट डिफरेंट टाइम्स. जैसे पाकिस्तान स्ट्रीम्स के अंदर होता है हमारे पास ये कि पेपर वन और पेपर टू, जैसे हम कहते हैं कि पेपर वन जो हमारे पास है वो है हिस्ट्री का, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान का, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान. एंड पेपर टू जो आपके पास होगा दैट वुड बी ऑफ ज्योग्राफी, या फिर हम इसको कहते हैं इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान. अकॉर्डिंग टू द कैम्ब्रिज हम इसको कहते हैं इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान. सो बोथ ऑफ द पेपर्स दे विल बी अटेम्प्टेड एट डिफरेंट टाइम्स. अलग अलग दिन होंगे. पाकिस्तान स्ट्रीम्स के अंदर ऐसा होता है, अगर आप मैट्रिक या एफएससी के अंदर जा रहे होते हैं तो पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर हिस्ट्री और जोग्राफी के पोर्शंस होते हैं जो एक ही दिन होता है. लेकिन कैम्ब्रिज के अंदर आपके पास पेपर वन अलग दिन होगा और पेपर टू आपके पास अलग दिन होगा. सो हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान जो हिस्ट्री का पेपर है और जोग्राफी का पेपर है, बोथ ऑफ देम विल बी अटेम्प्टेड एट डिफरेंट टाइम्स. नंबर सेकंड थिंग, आपके पास टाइमिंग हिस्ट्री और जोग्राफी के लिए. हिस्ट्री के जो आपके पास मार्क्स, जो आपके पास टाइमिंग्स होंगी दैट वुड बी ऑफ 1 hour and 30 minutes. सिमिलरली फॉर द जोग्राफी दैट वुड ऑल्सो बी ऑफ 1 hour and 30 minutes. अब हमारे पास हैं मार्क्स के लिहाज से हम बात कर लेते हैं कि टोटल मार्क्स फॉर पाकिस्तान स्टडीज वुड बी 150 इन टोटल. आपके पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी के दोनों के मार्क्स आपके पास होंगे 150. सो नाउ सी दिस थिंग, हिस्ट्री वुड बी ऑफ 75 मार्क्स. सिमिलरली आपके पास द ज्योग्राफी पेपर और द पेपर टू ऑफ कैम्ब्रिज वुड ऑल्सो बी ऑफ 75 मार्क्स. ओके, नाउ सी दिस थिंग. सो 75 मार्क्स का आपके पास होगा हिस्ट्री का पेपर एंड 75 मार्क्स का आपके पास होगा ज्योग्राफी का पेपर. और पेपर वन आपका 75 मार्क्स का, 75 मार्क्स का आपका पेपर टू, एंड बोथ ऑफ देम आपके पास अलग अलग दिन होंगे. ऑलराइट, नाउ लेट्स ब्रेक डाउन ईच पेपर कि हमारे पास हर पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, पेपर पैटर्न एंड द सिलेबस. पेपर वन को भी हम डिवाइड करेंगे और पेपर टू को भी हम डिवाइड करते हैं. नाउ लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विथ पेपर वन फर्स्ट. हमने अभी बात की कि अगेन हमारे पास जो पेपर वन है दैट वुड बी ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान. राइट, सो हमारे पास पेपर वन वुड बी ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान. ओके, नाउ सी दिस थिंग कि हमारे पास जो पेपर वन हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान है दैट वुड बी ऑफ 75 मार्क्स. अब ये 75 मार्क्स अकॉर्डिंग टू द पेपर पैटर्न कैसे डिवाइडेड है वो हमने देखना है एग्जैक्टली. नाउ सी, सो 75 मार्क्स का आपके पास हिस्ट्री का इन टोटल पेपर होगा. ये जो टोटल पेपर है, दिस पेपर वुड बी डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस. फर्स्ट सेक्शन को हम कहते हैं सेक्शन ए, सेकंड सेक्शन वुड बी ऑफ सेक्शन बी. सेक्शन ए वुड बी कंपल्सरी एंड सेक्शन बी के अंदर यू विल हैव चॉइस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट. द सेक्शन ए पार्ट, section A and section B. Okay, now see. So section A would comprise of 25 marks and section B would comprise of 50 marks. Now let's start with it. कि हमारे पास जो section A and section B जो 25 marks और 50 marks के ऊपर है, first this is 25 marks and the other one is 50 marks. So 25 marks and 50 marks के ऊपर जो section A और section B है,
ये इन टोटल मिला के आपके पास हिस्ट्री का एक मार्क्स बनाते हैं जो आपके पास है 75 मार्क्स का पेपर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद कि क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे, कौन से क्वेश्चन कंपलसरी है या फिर कौन से क्वेश्चंस आपके पास ऑप्शनल होंगे। सो इन सेक्शन ए यू विल ओनली हैव वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन। इस क्वेश्चन के आपके पास फोर पार्ट्स होंगे, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर वन है दैट वुड बी कंपलसरी। आपने ये पूरे क्वेश्चन के चारों पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। सो सेक्शन ए आपके पास, सेक्शन ए वुड बी कंपलसरी एंड अगेन इसके अंदर आपने जो चारों पार्ट्स हैं, ऑल फोर पार्ट्स यू हैव टू अटेम्प्ट देम। ओके, सो देयरफॉर हमारे पास क्या चीज है, लेट्स स्टार्ट विद इट। ओके, सो हमारे पास फर्स्ट सेक्शन ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट। सो ए पार्ट वुड कंप्राइज ऑफ सोर्स ए, इसको हम कहते हैं सोर्स ए। दिस विड बी कंप्राइज्ड ऑफ 3 मार्क्स। आपके पास टेक्स्ट बेस्ड एक आपके पास क्वेश्चन होगा, उसी टेक्स्ट के अंदर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और अगेन उसी से आपने आंसर करना है। देन बी पार्ट वुड बी ऑफ सोर्स बी। सोर्स बी वुड कंप्राइज ऑफ 5 मार्क्स। ये सोर्स बी आपके पास पिक्चर बेस्ड होती है। पिक्चर बेस्ड आपको एक पिक्चर वुड बी गिवन जिसके ऊपर आपने अपनी एनालिटिकल अप्रोच एंड थ्योरेटिकल अप्रोच आपने अप्लाई करनी है और अगेन आपने आंसर करना है। दिस वुड कंप्राइज ऑफ 5 मार्क्स। देन आपके पास सी पार्ट होगा, सी पार्ट वुड बी ऑफ 7 मार्क्स। Then you will have D part in question number 1 that would comprised of 10 marks. So source A 3 marks, source B 5 marks, source C part आपके पास 7 marks का and D part would be of 10 marks. So in total ये जो question number 1 बनता है ये आपका 25 marks का बनता है and again you have to attempt all the parts and the whole question, otherwise you will lose the marks. Okay, now see, अब सेक्शन बी के अंदर हम बात करते हैं। सेक्शन बी के अंदर यू विल हैव 4 क्वेश्चंस इन टोटल। सो क्वेश्चन नंबर 2, question number 3, question number 4 and question number 5. So you will have 4 questions and हर question के अंदर you will have 3 parts, A part, B part and C part. So all these 4 questions, हर question would comprise of, each question would comprised of आपके पास A part, B part and C part। हर question के अंदर A part होगा, B part होगा और C part होगा and A part would comprise of 4 marks, B part would be of 7 marks and C part would be of 14 marks. So ये आपके पास जो एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन आपके पास बनता है वो 25 मार्क्स का बनता है। सो 25 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन 2, 25 मार्क्स का क्वेश्चन 3, 25 मार्क्स का क्वेश्चन 4 एंड 25 मार्क्स का क्वेश्चन 5। लेकिन अब ऑफ कोर्स हमारे पास जो सेक्शन बी है वो 50 मार्क्स का है। देयरफॉर यू कैन अटेम्प्ट 2 questions, any 2 questions and you can leave any 2 questions. So therefore जो सेक्शन बी है इसको हम कहते हैं हमारे पास ऑप्शनल सेक्शन होता है। सो अगेन इन ऑप्शनल सेक्शन आप कोई से भी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं और कोई से भी 2 क्वेश्चंस आप लीव कर सकते हैं और हर क्वेश्चन कंप्राइज करेगा 4 मार्क्स, 7 मार्क्स एंड 14 मार्क्स। इन क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास 4 पार्ट्स होंगे, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट। 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 7 मार्क्स का एंड 10 मार्क्स का। ऑलराइट, सो अगेन देयरफॉर हम ये बात करते हैं, प्लीज रिपीट सेक्शन बी। श्योर, ओके अहमद, हम सेक्शन बी को एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि अगेन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास सेक्शन बी वुड बी ऑप्शनल, विच मीन्स कि अगेन आपके पास 4 क्वेश्चंस जो आपके पास हैं, हर क्वेश्चन आपके पास, हर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होंगे, ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। 4 मार्क्स, 7 मार्क्स एंड 14 मार्क्स। सो हर क्वेश्चन का मतलब ये है कि 4 मार्क्स एंड 7 मार्क्स 11 मार्क्स, 11 एंड 14 25 मार्क्स। मतलब कि हर क्वेश्चन 25 मार्क्स, 25 मार्क्स, 25 मार्क्स एंड 25 मार्क्स के ऊपर है। लेकिन अब नाउ से दिस थिंग कि आप इसमें से कोई से भी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, एनी 2 क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल लेट्स सी एक स्टूडेंट है, वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर रहा है, दैट्स आल्सो फाइन। एक स्टूडेंट है जो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट कर रहा है, दैट्स आल्सो फाइन। एक स्टूडेंट है जो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर रहा है, दैट इज आल्सो फाइन।
सो अगेन देयरफॉर आपके पास यू कैन अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस एंड यू कैन लीव एनी टू क्वेश्चंस. सो आपके पास क्या चीज़ है कि 25 मार्क्स एंड 25 मार्क्स आपके पास बनाते हैं इन टोटल 50 मार्क्स ऑफ सेक्शन बी एंड 25 मार्क्स आपके पास बनते हैं सेक्शन ए के. देयरफॉर ये जो दोनों आपके पास 25 मार्क्स एंड 50 मार्क्स है, ये इन टोटल आपके पास बनते हैं कितने के ऊपर? 75 मार्क्स के ऊपर. ओके, सो पेपर वन हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान का जो पेपर पैटर्न है वो आपके पास क्या चीज़ है? वो आपके पास दिस वुड बी हमारे पास इन सेक्शन ए एंड डिवाइडेड इन सेक्शन बी. ओके, अब हम आते हैं, हम उसी चीज़ के ऊपर आ रहे हैं अहमद कि हम फाइंड करेंगे कि 7 मार्क क्वेश्चन आपके पास कैसा होता है, 10 मार्क क्वेश्चन कैसा होता है, 14 मार्क क्वेश्चन कैसा होता है. ओके, सो नाउ से दिस थिंग, अब हम आगे डिवाइड करते हैं हर क्वेश्चन को कि उसकी टाइप कैसी होगी, या फिर अगेन आपने उसको लेवल मार्किंग के अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट करना है या पॉइंट मार्किंग के अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट करना है. सो अब हम बात करते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट. अब हमने एक बात नोटिस की है इस चीज़ के अंदर कि नाउ सी दिस थिंग, आपके पास क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? एक 3 मार्क का क्वेश्चन है, एक आपके पास 5 मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है एंड 14 मार्क्स का है. ऑलराइट, सो देयर आर हमारे पास इन टोटल आपके पास 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. ये 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है आपके पास हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान के पेपर में आएंगे. ओके, सो अब हम इन क्वेश्चंस को सेपरेटली लिखते हैं और हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आप लेवल मार्किंग के अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट करोगे और कौन से पॉइंट मार्किंग के अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट करोगे. हम ये भी देखेंगे कि लेवल मार्किंग किसको कहते हैं और पॉइंट मार्किंग किसको कहते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट. सो अब हमारे पास जो टाइप है, फर्स्ट हमारे पास है 3 मार्क क्वेश्चन, देन हमारे पास है 4 मार्क क्वेश्चन, देन वी हैव 5 मार्क्स क्वेश्चन. सो अगेन 5 मार्क्स क्वेश्चन एंड देन वी विल हैव 7 मार्क क्वेश्चन. एक हमारे पास टाइप 10 मार्क क्वेश्चन की भी है, 10 मार्क्स की, एंड देन वी विल आल्सो हैव 14 मार्क्स की. ऑलराइट, अब नाउ से दिस थिंग, सो अगेन दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपके पास हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान के अंदर पूछे जाएंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट कि इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट मार्किंग के ऊपर है, कौन कौन से लेवल मार्किंग के ऊपर है. पॉइंट मार्किंग किसको कहते हैं, पहले हम ये बात करते हैं कि पॉइंट मार्किंग आप उसको कहते हो कि फॉर एग्जांपल लेट्स सी इफ आई आस्क यू अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री कि अगेन फॉर एग्जांपल लेट्स सी हु वाज शिवाजी, हु वाज शाह वलीउल्लाह, या फिर हम कहते हैं कि व्हाट वाज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, या फिर what were the results of elections of 1937, या फिर what were the results of the elections of 1945. ऑल ऑफ दिस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके पास 4 मार्क क्वेश्चंस हैं और ये पास पेपर्स में आए हुए हैं. सो लेट्स सी, या फिर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द इशू ऑफ द ग्रीस कार्ट्रिजेस. ओके, सो नाउ से दिस थिंग, सो एक क्वेश्चन आपके पास आया व्हाट वाज द इशू ऑफ ग्रीस कार्ट्रिजेस. अब पॉइंट मार्किंग क्या होती है? पॉइंट मार्किंग ये होती है कि अगर बच्चा ये लिख रहा है कि ग्रीस कार्ट्रिजेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन द इंडियन आर्मी, सो अगेन ही विल बी अवॉर्डेड विद 1 मार्क. उसने एक पॉइंट लिखा, उसको 1 मार्क मिल गया, दिस इज पॉइंट मार्किंग. अब सेकंड पॉइंट लिखेगा, उसको सेकंड मार्क मिलेगा कि again grease cartridges used cow and pig fats, so again he will get. Are there 4 parts of compulsory? Yes, और जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल 4 पार्ट्स हैं वो कंपलसरी हैं अहमद. ओके, सो हमारे पास क्या चीज़ है, सो अगेन सेकंड पॉइंट लिखिएगा आपको सेकंड मार्क मिलेगा, थर्ड पॉइंट आप लिखोगे आपको थर्ड मार्क मिलेगा, फोर्थ पॉइंट आप लिख रहे हो आपको फोर्थ मार्क मिलेगा. सो अगेन दिस इज पॉइंट मार्किंग. पॉइंट मार्किंग क्या है कि आप पॉइंट्स लिख रहे हो जो जो वो आपके पास उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलेंगे. लेकिन लेवल मार्किंग क्या होती है? लेवल मार्किंग होती है कि लेवल ऑफ रिस्पॉन्स आपका कैसा है. हम उसके अंदर देखेंगे कि अगेन आप एक लेवल 3 का पॉइंट कैसे लिखते हो, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, एक्सप्लेनेशन और लिंकेज क्या होती है, हम नेक्स्ट उसके अंदर देखते हैं, अभी देखते हैं. लेकिन अगेन उससे पहले हम पॉइंट मार्किंग के ऊपर बात कर लेते हैं और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इनको. नाउ सी दिस थिंग कि आपके पास जो 3 मार्क्स और जो 4 मार्क के क्वेश्चंस है, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क के क्वेश्चन है, दे विल बी असेस्ड इन द कैम्ब्रिज और बाय द कैम्ब्रिज एग्जामिनर्स आपके पास ऑन द पॉइंट मार्किंग. ये जो 2 पार्ट्स हैं आपके पास पॉइंट मार्किंग के ऊपर असेस्ड होंगे. ऑलराइट, देन ये जो 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, 10 मार्क्स एंड 14 मार्क के क्वेश्चंस हैं, दे विल बी असेस्ड ऑन द लेवल मार्किंग. ऑलराइट, सो हम इसको असेस करेंगे या कैम्ब्रिज जो असेस करेगा इसको किस चीज़ के ऊपर? लेवल मार्किंग के ऊपर. सो व्हाट इज लेवल मार्किंग? आपका लेवल ऑफ रिस्पॉन्स, आपका लेवल ऑफ आंसर कैसा है. ठीक है, हम उसके अंदर देखेंगे कि अगेन हर क्वेश्चन की लेवल मार्किंग डिफरेंट है.
5 मार्क क्वेश्चन की डिफरेंट है, 7 मार्क की डिफरेंट है, 10 की डिफरेंट है एंड 14 की डिफरेंट है. सो अगेन देयरफॉर हम हर एक एक क्वेश्चन की लेवल मार्किंग को ब्रेक करेंगे. सो 3 मार्क क्वेश्चन एंड 4 मार्क क्वेश्चन वुड बी ऑफ पॉइंट मार्किंग एंड 5 मार्क क्वेश्चन, 7 मार्क क्वेश्चन, 10 मार्क क्वेश्चन एंड 14 मार्क क्वेश्चन आपके पास लेवल मार्किंग के ऊपर होंगे. नाउ सी दिस थिंग, हम एक दफ़ा वापस जाते हैं और एक दफ़ा ये वाली चीज़ देखते हैं कि जो 3 मार्क क्वेश्चन है ये आपके पास होगा अगेन किस चीज़ के ऊपर, पॉइंट मार्किंग के ऊपर. और हर क्वेश्चन का ए पार्ट जो है वो भी किस चीज़ के ऊपर होगा, पॉइंट मार्किंग के ऊपर. एंड देन 5 मार्क क्वेश्चन, 7 मार्क क्वेश्चन, 10 मार्क क्वेश्चन एंड 14 मार्क क्वेश्चन ये आपके पास होंगे बाकी लेवल मार्किंग के ऊपर. ऑलराइट. सो अब हम स्टार्ट करते हैं या फिर हम आगे रिज्यूम करते हैं किस चीज़ के ऊपर, लेवल मार्किंग के ऊपर, कि लेवल मार्किंग एग्जैक्टली हमारे पास कैसे होगी. हम 7 मार्क क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं पहले कि 7 मार्क क्वेश्चन एग्जैक्टली आपके पास कैसे होगा. ऑलवेज रिमेंबर कि इन 7 मार्क क्वेश्चन की आइडेंटिफाई करने का तरीका ये भी है कि 7 मार्क क्वेश्चन हमेशा वाई से या एक्सप्लेन वाई से स्टार्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी कि अगेन वाई बंगाल वॉज पार्टीशनड इन 1905, या फिर एक्सप्लेन वाई बंगाल्स पार्टीशन वॉज रिवर्स्ड इन 1911, या फिर वाई लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड इन 1916, या फिर वाई मॉन्टेग चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स वर फेल्ड इन 1919. सो अगेन देयरफॉर हमेशा जो आपके पास 7 मार्क क्वेश्चन होगा वो हमेशा वाई या एक्सप्लेन वाई से स्टार्ट होगा. सो आपके पास 7 मार्क क्वेश्चन विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम किस चीज से, हमारे पास इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वाई और एक्सप्लेन वाई से. ऑलराइट. सो नाउ से दिस थिंग, सो दिस वुड बी हमारे पास 7 मार्क क्वेश्चन जो आपके पास वाई एक्सप्लेन वाई से स्टार्ट हो रहा है. अब नाउ से दिस थिंग, लेट्स ब्रेक इट डाउन कि अगेन 7 मार्क क्वेश्चन की लेवल मार्किंग आपके पास कैसी होती है. सो बिफोर कि अगेन हम 7 मार्क क्वेश्चन की लेवल मार्किंग के ऊपर डिस्कस करें, आई वांट ऑल ऑफ यू टू नो अबाउट द सिलेबस ऑफ हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान, या फिर हमारे पास जो पेपर 1 है. ऑलराइट. ओके, नाउ से दिस थिंग. सो इन पेपर 1 आपके पास देयर आर 3 सेक्शंस. आपने अपनी बुक्स वगैरह के अंदर भी देखा होगा 3 सेक्शंस आपके पास डिवाइडेड हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3. ये सिलेबस के अकॉर्डिंगली है. जो हमारा सेक्शन ए और सेक्शन बी है जो अभी हमने डिस्कस किया, ये सेक्शन ए और सेक्शन बी आपका अकॉर्डिंग टू द पेपर पैटर्न है कि पेपर के अंदर ऐसे आएगा. लेकिन जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली है, मतलब आपकी बुक्स के अंदर जिस तरह है, वो सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 है. सो लेट्स हैव अ क्विक रिकॉल कि अगेन आपके पास सिलेबस के अकॉर्डिंगली एग्जैक्टली हमारे पास कैसे है. सो सिलेबस ऑफ हिस्ट्री आपके पास बनता है सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड देन वी विल हैव सेक्शन 3. ऑलराइट. ओके, सो सेक्शन 1 एग्जैक्टली हमारे पास क्या है. सेक्शन 1 आपके पास स्टार्ट होता है फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. ओके, हमने ये नहीं पढ़ना कि अगेन मुगल एम्पायर कैसे स्टार्ट हुई, हमने नहीं पढ़ना बाबर आए, औरंगजेब आए, अकबर आए, या फिर मुगल एम्पायर अगेन बिल्ड कैसे हुई, या फिर उनकी पॉलिसीज वगैरह नहीं पढ़नी. हमने जस्ट स्टार्ट करना विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, कि मुगल एम्पायर जहाँ से डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई. और हम हिस्टोरियंस जो हैं वो ये कंसिडर करते हैं कि एट द टाइम ऑफ औरंगजेब द मुगल एम्पायर गॉट डिक्लाइन, या फिर इट टर्न टुवर्ड्स द डिक्लाइन. सो देयरफॉर हमने जस्ट डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के ऊपर पढ़ेंगे और रीजंस पढ़ेंगे क्या थी मुगल एम्पायर की रीजंस. सो नाउ हाउ मेनी रीजंस आर रिक्वायर्ड फॉर 7 मार्क्स. एम 3 रीजंस आर रिक्वायर्ड. हम दोबारा आ रहे हैं उसके ऊपर, लेवल मार्किंग के ऊपर आ रहे हैं कि 7 मार्क क्वेश्चन की लेवल मार्किंग के ऊपर आएंगे कि थ्री आपने 3 पॉइंट्स देने हैं, फुली इलेबोरेटेड पॉइंट्स. और अगेन वो फुली इलेबोरेटेड पॉइंट्स आपने कैसे लिखने हैं हम वो भी देखेंगे. ओके, नाउ से सो हमारे पास जो सेक्शन 1 है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, दैट इज डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, फर्स्ट चैप्टर. देन वी ऑल्सो हैव रिलीजियस थिंकर्स. इन रिलीजियस थिंकर्स के अंदर हम बात करते हैं अबाउट 3 रिलीजियस थिंकर्स जो आपके पास कौन कौन से हैं, शाह वलीउल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह एंड सैयद अहमद शहीद बरेलवी. ओके, एंड ऑल्सो टीटू मीर एक एक्स्ट्रा है. सो अगेन हम रिलीजियस थिंकर्स के ऊपर बात करते हैं कि रिलीजियस थिंकर्स कौन से ऐसे थे जो सब कॉन्टिनेंट में आए और उन्होंने एक रिफॉर्म्स लेकर आए. देन वी विल टॉक अबाउट War of Independence. War of Independence of 1857. What were the reasons for the War of Independence? What happened during the War of Independence? What were the causes for the failure of War of Independence? या फिर लास्ट के ऊपर फोर्थ पॉइंट कि what were the successes and failures for the War of Independence? Okay. Then
In the next part, then in the next chapter, we will talk about Sir Syed Ahmed Khan. We will talk about Sir Syed Ahmed Khan. Then we will also have, during the decline of Mughal Empire and the Sir Syed Ahmed Khan, we will have British Raj ka chapter. We'll have the British Raj, and then we have additional chapter. अच्छा, हर सेक्शन जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, इस हर सेक्शन के अंदर आपके पास एक एडिशनल चैप्टर होगा. जैसे सेक्शन 1 के अंदर आपके पास एक एडिशनल चैप्टर है, वो है लैंग्वेजेस का. इसके अंदर आपने, वी विल टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस. 4 रीजनल लैंग्वेजेस, एक नेशनल लैंग्वेज. सो 4 रीजनल लैंग्वेज है, एक नेशनल लैंग्वेज है. सो अगेन पंजाबी, पश्तो, बलोची एंड सिंधी, ये रीजनल लैंग्वेजेस की डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे. और एक नेशनल लैंग्वेज उर्दू की हम पढ़ेंगे. अगेन वाई उर्दू वाज चोजन एज द नेशनल लैंग्वेज इन 1947. ओके, सो हमारे पास दीज आर द चैप्टर्स फॉर सेक्शन 1. अच्छा, अब सेक्शन 2 और सेक्शन 3 जो आपके पास है वो बहुत ईजी है टू मेमोराइज. कैसे कि सेक्शन 2 जो है और सेक्शन 3 जो है वो आपके पास एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली चलता है. जैसे सेक्शन 2 स्टार्ट होता है 1905 से एंड इट एंड्स एट 1947. ऑलराइट, कि पाकिस्तान बनने से पहले जो पाकिस्तान मूवमेंट प्रॉपर चली वो एग्जैक्टली क्या थी. फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 एंड देन, सो पार्टीशन ऑफ बंगाल हम एक दफ़ा रिकॉल भी कर सकते हैं. सेक्शन 2 की जो डेट्स हैं, 1905 के अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई. 1906 के स्टार्ट में सिमिलर डेपुटेशन. दैन 1906 के एंड के ऊपर आपके पास फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग. 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स. 1911 में रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल. 1913 में चेंज ऑफ मुस्लिम लीग एम. 1916 में लखनऊ पैक्ट. 1919 के अंदर मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. दैन 1919 के अंदर रोलाट एक्ट. दैन 1919 के अंदर अमृतसर मैसेकर, या फिर आप जालियांवाला बाग इंसिडेंट भी उसको कहते हैं. देन 1919 से 1924 खिलाफत मूवमेंट. उससे पहले 1914 से 1919 के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 आल्सो हैपेंड. देन 1927 के अंदर आपके पास 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट. 1929 के अंदर आपके पास कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंट्स. देन आपके पास RTC 1, RTC 2, RTC 3. देन आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सो देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. देन आपके पास इसी तरह 1937 के इलेक्शंस. 1937 से लेकर 1939 तक कांग्रेस रूल. 1939 के अंदर डे ऑफ डिलीवरेंस. 1940 के अंदर पाकिस्तान डे, या फिर नोन एज लाहौर रेजोल्यूशन, 23 मार्च 1940. सो अगेन ये हमारे पास सारे एक इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर चलते हैं सेक्शन 2 के अंदर. सो एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1905 एंड एंड्स एट 1947. लेकिन हमने शुरू में एक बात की थी कि हर सेक्शन के साथ एक क्या होगा, एक एडिशनल चैप्टर होगा. मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आर नॉट सिमिलर टू मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स. यस, हम वो बात करेंगे कि अगेन मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हमारे पास डिफरेंट, वो हम बात करेंगे कि अगेन डिफरेंस कैसे है जब 1919 के ऊपर एग्जैक्टली हम उसके ऊपर आएंगे. ओके, सो कि मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आर हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर रिफॉर्म्स. ओके, सो नाउ सी दिस थिंग. आपके पास देन आपके पास एक अदर एडिशनल आपके पास चैप्टर है. एडिशनल चैप्टर जो आपके पास सेक्शन 2 के अंदर है, दैट इज ऑफ 3 डिफरेंट पर्सनालिटीज. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इलामा इकबाल एंड ऑल्सो चौधरी रहमत अली. सो अगेन these three will be assessed in section 2. okay, so section 2 के अंदर हम ये पढ़ेंगे 1905 से 1947 के इवेंट्स, पाकिस्तान मूवमेंट से पहले, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस से पहले, कि वो कौन से ऐसे इवेंट्स थे जिन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर हेल्प किया. देन एक एडिशनल चैप्टर जिसके अंदर हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इलामा इकबाल एंड चौधरी रहमत अली के बारे में पढ़ेंगे. सेक्शन 3 अब आपके पास क्या है कि पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस हो गई. अब पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, कौन कौन गवर्नर जनरल्स आए, कौन कौन प्रेसिडेंट्स आए, कौन कौन प्राइम मिनिस्टर्स आए, कौन कौन से मार्शल लॉज लगे, आपके पास उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ क्या थी, उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ क्या थी, उनकी आपके पास डोमेस्टिक पॉलिसीज़ के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसीज़, पॉलिटिकल पॉलिसीज़, रिलीजियस पॉलिसीज़, सोशल पॉलिसीज़ आपके पास क्या थी, उनके सक्सेसेस और उनके फेलियर्स हम डिस्कस करेंगे. हम कॉन्स्टिट्यूशंस, जो 3 कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान है, उनको भी डिस्कस करते हैं इन सेक्शन 3. सो अगेन जो आपके पास सेक्शन 3 है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम जो सेक्शन 3 है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1947 और आपके पास एंड होता है 1999 के ऊपर. लेकिन इसके साथ एक एडिशनल चैप्टर भी आपके पास है, एंड दिस एडिशनल चैप्टर
इज ऑफ पाकिस्तान के रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज। ये 1947 से 1919 के अंदर जो आपने पढ़ना है वो पॉलिसीज पढ़नी है सारी गवर्नमेंट्स की, ठीक है। अब इसके साथ एक एडिशनल चैप्टर है। ये एडिशनल चैप्टर आपके पास कौन सा है? पाकिस्तान रिलेशंस या फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल रिलेशंस या फॉरेन रिलेशंस। सो अगेन पाकिस्तान रिलेशंस विद विच कंट्रीज? आपके पास अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, नेबरिंग कंट्रीज के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, ईरान के साथ, चाइना के साथ कैसे रहे, विद सोवियत यूनियन कैसे रहे, विद यूएसए आपके पास कैसे रहे, विद आपके पास मुस्लिम कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, कुवैत, या फिर आपके पास टर्की के साथ आपके पास कैसे रहे। सो अगेन गल्फ कंट्रीज वगैरह के साथ। सो अगेन देयर आर ऑलमोस्ट 12 to 13 रिलेशंस जो हम इन टोटल पढ़ेंगे इन द लास्ट चैप्टर। सो अगेन ये सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 का सिलेबस है, एंड दिस सम्स अप द होल सिलेबस फॉर हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान। सो ये आपके पास ओवरऑल सिलेबस है फॉर द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान। नाउ लेट्स मूव बैक, हम और देखते हैं, अब हम लेट्स मूव बैक किस चीज़ के ऊपर? हम देखते हैं कि अगेन 7 मार्क क्वेश्चन एग्जैक्टली हमने कैसे अटेम्प्ट करना है, या फिर अहमद का सवाल था, अहमद का भी सवाल था यहाँ पे कि अगेन सर हम इसके अंदर हमने कितने पॉइंट्स मेंशन करना है एग्जैक्टली। सो लेट्स सी कि हम कितने पॉइंट्स मेंशन करने हैं, या फिर हम हमारा लेवल ऑफ रिस्पांस कैसा होना चाहिए, या लेवल मार्किंग के अकॉर्डिंगली हम उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। हमने ये बात डिस्कस करके आ गए हैं कि आपके पास 3 मार्क्स और जो 4 मार्क्स है ये आपके पास पॉइंट मार्किंग पे है, जो 7 मार्क क्वेश्चन है वो लेवल मार्किंग पे होगा। सो नाउ लेट्स डिस्कस इट कि लेवल मार्किंग के अकॉर्डिंगली ये कैसे होगा। सो नाउ सी दिस थिंग। सो 7 मार्क क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं फॉर आर रेफरेंस, ताकि हम उसका आंसर लिखें और हम ये देखें कि इसको हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे। सो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन था दैट एक्सप्लेन व्हाई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 was started. Okay, now see. So अब हमारे पास लेट्स सी, ये आपके पास एक क्वेश्चन था कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपके पास 1857 की स्टार्ट कैसे हुई। इसके अंदर आपने रीजंस बतानी है कि आपके पास वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट क्यों हुई। ओके, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लेवल मार्किंग अब आपने बतानी है। देयरफॉर अब हम पढ़ते हैं कि लेवल मार्किंग के अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ओके, नाउ सी दिस थिंग। सो फर्स्ट पॉइंट हम मेंशन करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट एग्जैक्टली हमारे पास कैसे होगा। नाउ सी दिस थिंग, हम एक क्वेश्चन, हम हमारे पास क्वेश्चन था कि व्हाई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड। हम एक स्टूडेंट है उसका पेपर चेक करते हैं। लेट्स सी, एक स्टूडेंट था जिसने मेंशन किया था, लेट्स सी, कि ग्रीस cartridges were introduced, greased cartridges were introduced in the in the Indian Army by the British, in the Indian Army by the British. Okay, so now see this thing. अब हमारे पास क्या चीज है? एक बच्चा है जिसने जस्ट ये बात लिखी है कि ग्रीस कार्ट्रिजेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन आर्मी बाय द ब्रिटिश। अब अगेन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल न्यू है, जी जी, ओके, सो अगेन हम क्या कह रहे थे कि अगेन हमारे पास ग्रीस कार्ट्रिजेस वाज, जो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि अगेन कुछ स्टूडेंट्स जो बिल्कुल न्यू हैं शायद उनको ना पता हो, लेकिन अगेन हम पढ़ लेते हैं इसको, या फिर जो ऑलरेडी जो सिलेबस को जानते हैं दे नो कि एग्जैक्टली आपके पास ग्रीस कार्ट्रिजेस आपके पास वाज वन ऑफ द रीजन व्हाई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड। ओके, so sir, is the syllabus change as there is not EIC in section 1? Yes, there is section 1 के अंदर EIC। जब हम ब्रिटिश राज की बात करते हैं तो ब्रिटिश राज के अंदर आपके पास EIC इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, क्योंकि ब्रिटिश राज स्टार्ट हुआ आपके पास EIC के थ्रू। तो जब हम ब्रिटिश राज को पढ़ते हैं तो वो EIC के अंदर ही आती है कि अगेन ब्रिटिश राज वाज स्टार्टेड ड्यू टू EIC। ऑलराइट, सो अगेन EIC उसी के अंदर है अहमद। ओके, नाउ सी दिस थिंग। सो हमारे पास पॉइंट है कि ग्रीस कार्ट्रिज वाज वर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन आर्मी बाय द ब्रिटिश। सो अगर एक स्टूडेंट ने सिर्फ ये लिखा है, नथिंग एल्स, दिस इज ऑफ लेवल 1, सिर्फ बच्चे ने आइडेंटिफाई किया, सिर्फ स्टूडेंट ने आइडेंटिफाई किया कि आपके पास एग्जैक्टली ग्रीस कार्ट्रिजेस आपके पास क्या थी, या फिर उसने बताया नहीं है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लिंक नहीं किया, या फिर ग्रीस कार्ट्रिज को एक्सप्लेन नहीं किया। सो अगेन वो जस्ट अभी लेवल 1 के ऊपर है। ऑलराइट, अब एक और बच्चा है जो कि क्या लिखता है, कुछ इस तरह लिखता है कि उसने ये वाली बात भी लिखी, लेकिन इसके साथ वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है। कैसे?
कि ग्रीस कार्ट्रिजेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन आर्मी बाय द ब्रिटिश। इसके साथ वो लिखते हैं कि दीज कार्ट्रिजेस यूज्ड काउ एंड पिग फैट्स, दीज कार्ट्रिजेस यूज्ड cow and pig fats and Indian soldiers. We have to write answer using three things: identification, explanation, linkage. Exactly, Abbas, you're right. Exactly, Zephyr, you're right. Very nice. So again, cow and pig fats and Indian soldiers had to reload their guns. Indian soldiers had to reload their guns from their mouth. अब नाउ से दिस थिंग। सो अब हम क्या बात कर रहे हैं? अब सिर्फ क्या चीज हुई कि बच्चे ने क्या किया, सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं किया, स्टूडेंट ने सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं किया बल्कि वो एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग कि यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रीस कार्ट्रिजेस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, मैनिंग ऑफ सत्ती, अहमद, बिल्कुल एग्जैक्टली यू आर राइट। अगेन दीज वर द रीजंस फॉर द स्टार्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो अगेन नाउ से दिस थिंग, सो अगेन एक बच्चा है जिसने ये बात लिखी है, सो ये आइडेंटिफाई किया उसने अभी तक सिर्फ। ओके, अब वो क्या करता है, एक और बच्चा है जिसने आइडेंटिफाई भी किया और ग्रीस कार्ट्रिज को एक्सप्लेन भी किया कि अगेन दीज कार्ट्रिजेस यूज्ड काउ एंड पिग फैट्स, so again and Indian soldiers had to reload their guns from their mouth. Okay, so again अब इस आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ along with identification you will also have an explanation. So एक बच्चा जिसने आइडेंटिफाई जस्ट किया, सिर्फ आइडेंटिफाई, सो अगेन उसको कौन सा वाला लेवल मिलेगा, लेवल 1। ठीक है, एक बच्चा है जिसने आइडेंटिफाई भी किया और उसको एक्सप्लेन भी किया उस पॉइंट को, सो अगेन ही विल गेट लेवल 2। ऑलराइट, अच्छा अब एक बच्चा है, अच्छा अब ये वाला जो बच्चा है ये लेवल 2 तक आया, लेकिन अभी तक इसने क्या नहीं किया, लेवल ऑफ रिस्पॉन्स इसका लेवल 3 के ऊपर क्यों नहीं गया? लेवल 3 इज द हाईएस्ट इन 7 मार्क क्वेश्चन। उसका लेवल 3 अचीव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने अभी तक लिंक नहीं किया टू द क्वेश्चन। वो ग्रीस कार्ट्रिज को एक्सप्लेन कर चुका है लेकिन उसने बताया नहीं है, क्वेश्चन के साथ लिंक ही नहीं किया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन वाज एक्सप्लेन व्हाई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड। क्या उसने ग्रीस कार्ट्रिज क्या बताया कि ग्रीस कार्ट्रिज कैसे रीजन बनी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के स्टार्ट होने की? नहीं। सो देयरफॉर आपके पास आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन एंड लिंकेज टू द क्वेश्चन इज द मेन थिंग। इसको हम कहते हैं फुली इलेबोरेटेड पॉइंट। सो अब आपके पास एक तीसरा स्टूडेंट है जिसने आइडेंटिफाई भी किया, उसने एक्सप्लेन भी किया, अब वो लिंक भी कर रहा है क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से। ना उसी दिस थिंग, वो लिंक कुछ इस तरह कर रहा है। वो कहता ही है कि अगेन एज काउ इज द होली एनिमल फॉर हिंदूज, एज काउ इज होली एनिमल फॉर हिंदूज, होली एनिमल फॉर हिंदूज, and pig is forbidden in Islam, and pig is forbidden in Islam. All right, therefore now say this thing. So again मेरे पास जगह बहुत कम है, लेकिन again therefore I'll move to the next slide. So again वो आगे इसको कंटिन्यू करता है, therefore this enraged या sparked the religious sentiments, this sparked the religious sentiments resulting in War of Independence of 1857. All right, अब क्या चीज हुई? ग्रीस कार्ट्रिजेस क्या आती हैं? ग्रीस कार्ट्रिजेस ब्रिटिश आर्मी ने आपके पास इंट्रोड्यूस करवाई इंडियन आर्मी के अंदर। अब इंडियन आर्मी में मुस्लिम्स भी थे और हिंदूज भी थे। अब ये ग्रीस कार्ट्रिजेस क्या आती हैं कि इंडियन सोल्जर्स हैड टू रीलोड देयर गन्स, रीलोड देयर दोज कार्ट्रिजेस बिफोर रीलोडिंग देयर गन्स। सो अगेन इन ऑर्डर टू रीलोड देयर गन्स उनको कार्ट्रिजेस को पील ऑफ करना पड़ता था फ्रॉम देयर माउथ। अब ये एक बात फैल गई इंडियन आर्मी के अंदर कि अगेन इन कार्ट्रिजेस के अंदर काउ और पिग फैट्स को यूज किया जाता है। अब दिस स्पार्क्ड द रिलीजियस सेंटिमेंट्स। क्यों? क्योंकि काउ इज द होली एनिमल फॉर हिंदूज एंड द पिग इज फॉरबिडन इन इस्लाम। देयरफॉर अगेन रिलीजियस सेंटिमेंट्स आपके पास हर्ट हुए किसके? हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों के। देयरफॉर दे टर्न्ड अगेंस्ट ब्रिटिश एंड दे स्टार्टेड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। सो नाउ सी दिस थिंग। देयरफॉर अब हम क्या बात कर रहे हैं कि अगेन अब क्या किया बच्चे ने? आइडेंटिफाई किया, एक्सप्लेन किया और उसको लिंक भी किया टू द क्वेश्चन। So this is known as fully elaborated point. Okay,
सो एक फुली इलेबोरेटेड पॉइंट के अंदर हमारे पास क्या चीज़ होती है, एक फुली इलेबोरेटेड पॉइंट के अंदर फुली, इसको हम कहते हैं फुली इलेबोरेटेड पॉइंट। फुली इलेबोरेटेड पॉइंट जो आपके पास होता है उसको हम क्या कहते हैं कि अगेन उसके अंदर क्या चीज़ होगी आपके पास, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन होगी, आइडेंटिफिकेशन, साथ आपके पास होगी आइडेंटिफिकेशन के साथ एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पॉइंट, एक्सप्लेनेशन, एंड देन उसके साथ आपके पास होगी लिंकेज टू द क्वेश्चन। ओके, सो लिंकेज टू द क्वेश्चन। सो दिस इज एक्चुअली नोन एज फुली इलेबोरेटेड पॉइंट और इसको हम कहते हैं लेवल 3 का पॉइंट। ऑलराइट, अब हम एक बहुत अच्छी बात बताने लगे हैं जो कि अगेन ये एक एडवांटेज है हम हिस्ट्री या फिर जो पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ रहे हैं उनके लिए, जो ओ लेवल्स या आईजीसीएसई से पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ रहे हैं उनके लिए एडवांटेज ही है। अब क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, 7 मार्क्स का। अब आपने करना क्या होता है, आपने जो 7 मार्क का क्वेश्चन है, ओके, 7 मार्क का जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपने 3 इलेबोरेटेड पॉइंट्स देने हैं, 3 फुली इलेबोरेटेड पॉइंट्स। जैसे अभी हमने ग्रीस कार्ट्रिज का फुली इलेबोरेटेड पॉइंट दिया, वैसे ही आपने एक और रीजन देनी है। जैसे आपके पास बैनिंग ऑफ सत्ती हो गई, जैसे आपके पास बैनिंग ऑफ पर्दा हो गया, जैसे आपके पास क्रिश्चियन मिशनरीज हो गए। ठीक है, सो अगेन आपने क्या चीज करनी है, 3 कोई से भी फुली इलेबोरेटेड पॉइंट्स देने हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप अपना पहला पॉइंट लिखोगे फुली इलेबोरेटेड, जैसे इस बच्चे ने लिखा था जो हमने ऊपर किया, सो अगेन ही विल बी अवॉर्डेड विद लेवल 3 5 मार्क्स। पहले पॉइंट पे, पहले पॉइंट के ऊपर ही विल बी अवॉर्डेड विद लेवल 3 5 मार्क्स। सो अगेन आपको पहले पॉइंट के ऊपर मिल जाएगा लेवल 3 5 मार्क्स। Then the analysis of point is mandatory. Yes, linkage to the question is mandatory. So analysis जो आपके पास है, linkage to the question is mandatory. Analysis जो आप करते हो वो आप 10 मार्क क्वेश्चन या 14 मार्क क्वेश्चन में करते हो, वो हम उसके अंदर पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ सी दिस थिंग। सो अब आपके पास क्या चीज है, देन आपके पास जो सेकंड पॉइंट होगा, सो फर्स्ट पॉइंट लेवल 3 5 मार्क्स, सेकंड पॉइंट आपके पास लेवल 3 6 मार्क्स, देन थर्ड पॉइंट आपके पास होगा लेवल 3 7 मार्क्स। ओके, सो अगेन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, सो अगेन आपको इस तरह अवॉर्ड किया जाएगा। ऑलराइट, सो दिस वाज द लेवल मार्किंग ऑफ द 7 मार्क क्वेश्चन। हम थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करते हैं कि 7 मार्क क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन वाई या वाई से स्टार्ट होता है, 3 फुली इलेबोरेटेड पॉइंट्स लिखने हैं। फुली इलेबोरेटेड पॉइंट क्या होता है भाई, फुली इलेबोरेटेड पॉइंट होता है जिसके अंदर आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पॉइंट एंड लिंकेज टू द क्वेश्चन मौजूद हो। अगर आप सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आप लेवल 1 पे हो, अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप उसको उसी पॉइंट को आप एक्सप्लेन भी कर रहे हो आइडेंटिफाई करने के बाद, तो आप लेवल 2 के ऊपर हो। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन उसी पॉइंट को लिंक कर दिया टू द क्वेश्चन कि वो रीजन कैसे है, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया अभी, सो अगेन वो रीजन कैसे है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के स्टार्ट होने की, सो अगेन आप इसका मतलब है लिंकेज टू द क्वेश्चन। सो अगर किसी ने आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन एंड लिंकेज टू द क्वेश्चन किया है, ही विल बी अवॉर्डेड विद लेवल 3। और पहला लेवल 3 का पॉइंट लिखने पे 7 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, लेवल 3 5 मार्क्स। सो अगेन लेवल 3 5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड, सेकंड पॉइंट पे लेवल 3 6 मार्क, एंड देन थर्ड पॉइंट के ऊपर लेवल 3 7 मार्क क्वेश्चन, 7 मार्क्स। ओके, देन हम बात करते हैं जस्ट जस्ट अभी शुरू की बात कर लेते हैं, लेवल मार्किंग के ऊपर हम नहीं आएंगे। जस्ट हम एक बात कर लेते हैं कि 10 मार्क क्वेश्चन और 14 मार्क क्वेश्चन कैसे डिफरेंट होते हैं। सी, 10 मार्क क्वेश्चन और 14 मार्क क्वेश्चन ऐसे डिफरेंट है कि 10 मार्क क्वेश्चन और 14 मार्क क्वेश्चन विल ऑलवेज बी डबल साइडेड, दे विल ऑलवेज बी डबल साइडेड। 10 मार्क क्वेश्चन एंड 14 मार्क क्वेश्चन विल ऑलवेज बी डबल साइडेड। इसकी अगेन अहमद ने क्योंकि क्वेश्चन पूछा था, इस वजह से मैं ये वाला आंसर कर रहा हूँ, ये वाली बात कि 10 मार्क क्वेश्चन और 14 मार्क क्वेश्चन हमेशा हमारे पास डबल साइडेड होगा। कैसे, आपके पास एक क्वेश्चन है कि अगेन हाउ सक्सेसफुल वाज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, एक्सप्लेन योर आंसर। अब इसके अंदर दो साइड्स हैं। हाउ सक्सेसफुल वाज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, सक्सेसेस एंड फेलियर्स। सो इट विल ऑलवेज बी डबल साइडेड। ये 10 मार्क क्वेश्चन होगा या 14 मार्क क्वेश्चन होगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल एक और हम टाइप पढ़ लेते हैं। एक और टाइप क्या है, डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, Greece cartridge was one of the reason why War of Independence of 1857 was started. Double inverted commas close. Explain your answer. Can you tell about 14 mark question? ये हमारे पास 10 या 14 मार्क क्वेश्चन के ही हैं। सो अगेन हमारे पास शबाज, हमारे पास ये 10 मार्क क्वेश्चन या 14 मार्क क्वेश्चन ही हैं कि जिसके अंदर आपके पास क्या चीज़ है कि जो डबल साइडेड क्वेश्चंस होते हैं,
डबल साइडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिसके अंदर आपने लेवल 3 और लेवल 4 लिखना होता है, हम वो बाद में पढ़ेंगे लेवल मार्किंग के अकॉर्डिंगली। हम जस्ट क्विक जल्दी से हम एक टाइप पढ़ लेते हैं 10 मार्क या 14 मार्क क्वेश्चंस की क्या हो सकती है। हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगेन, हाउ हाउ सक्सेसफुल was War of Independence of 1857. Okay, explain your answer. Explain your answer. Explain your answer. Okay, एक ये टाइप होगी हमारे पास। दूसरी टाइप हमारे पास ये 10 या 14 मार्क क्वेश्चंस की। ओके, सो दूसरी टाइप हम एक पढ़ लेते हैं कि अगेन डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, फॉर एग्जांपल लेट्स सी, हम ये कहते हैं कि large population was the main reason, large population was the main reason for the start of, was the main reason for the start of War of Independence, sorry, for the partition of Bengal, partition of Bengal in 1905, in 1905. Okay, now see, so again, do you agree, explain your answer. Okay, do you agree, explain your answer. Okay, do you agree, explain your answer. Okay, now see this thing, इसके अंदर अब हमारे पास एग्जैक्टली exactly है क्या चीज, कि अगेन आइदर आपके पास क्या चीज है, इज दिस 14 मार्क क्वेश्चन, यस, आइदर 10 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है, ये 14 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर 14 आएगा तो उसके अंदर हमने ज्यादा पॉइंट्स लिखने होते हैं एज कम्पेयर टू द 10 मार्क क्वेश्चन। हम वो बात जब लेवल मार्किंग इसके डिस्कस करेंगे इन आर रेगुलर क्लासेस, तो हम उसके अंदर देख लेंगे। ओके, सो ये हमारे पास डबल साइडेड होते हैं हमेशा, जैसे हाउ सक्सेसफुल वाज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, इसके अंदर दो साइड्स आपके पास क्या बनती हैं, आपके पास बनती हैं जो आपके पास सक्सेसेस है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास जो फेलियर्स थे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के, ठीक है। सिमिलरली 6 पॉइंट फॉर द 14 मार्क्स, यस यू आर राइट, 3 मार्क्स फॉर द वन साइड, 3 पॉइंट्स फॉर द वन साइड, 3 पॉइंट्स फॉर द अदर साइड। सो लार्ज पॉपुलेशन वाज द मेन रीजन फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, डू यू एग्री, एक्सप्लेन योर आंसर। अब इसके अंदर डबल साइड क्या है, इसके अंदर नाउ सी दिस थिंग, कि लार्ज पॉपुलेशन मेन रीजन थी फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, ये एग्जामिनर ने खुद बता दिया है। फिर वो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है डू यू एग्री, एक्सप्लेन योर आंसर। सो नाउ सी दिस थिंग, सो आपके पास इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कैसे, सो आपके पास दो साइड्स बनती हैं इसकी भी, ठीक है। सो नाउ सी दिस थिंग, 1:5, 2:4, नॉर्मली हम 1:5 या 2:4 हम नॉर्मली करते नहीं हैं। हम वैसे ये कहते हैं कि अगेन जो आपके पास 3:3 को, हाउ सक्सेसफुल के अगर क्वेश्चन है तो 3:3 के ऊपर आप करो, अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है तो आप 1:5 के ऊपर करो, यू आर राइट अबाउट इट, ठीक है। सो नाउ सी दिस थिंग, अब आपके पास एक साइड क्या बनती है, एक साइड है आपके पास लार्ज पॉपुलेशन, जिसकी वजह से पार्टीशन, जो बंगाल जो था वो पार्टीशन किया गया इन 1905, सो लार्ज पॉपुलेशन, और अदर साइड क्या है, अदर रीजंस जिसकी वजह से बंगाल को पार्टीशन किया गया। सो अगेन अदर रीजंस फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। So again, therefore, these questions would be of 10 mark questions and 14 mark questions. In our regular classes, this was just a trial class. हम अपनी जो रेगुलर क्लासेस होंगी उसके अंदर हम नॉर्मली हम स्टार्ट करेंगे किस चीज़ के ऊपर, लेवल मार्किंग के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे। हम अपना जैसे जैसे कोर्स कवर करेंगे, जैसे हम स्टार्ट किया डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, उसी के क्वेश्चंस हम इस चीज़ के ऊपर अप्लाई करेंगे, लेवल मार्किंग्स के ऊपर अप्लाई करेंगे और उसके साथ लेवल मार्किंग सीखेंगे। सो अलॉन्ग विद द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स हम उसकी लेवल मार्किंग भी देखेंगे। ऑलराइट, अलॉन्ग विद दिस हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द ज्योग्राफी का पेपर पैटर्न एंड जो लेवल मार्किंग है या पॉइंट मार्किंग है ज्योग्राफी के अंदर। ऑलराइट, सो सिलेबस के अकॉर्डिंगली। सो that's all for today, that's all for today's class. If you have any questions you can either ask here या फिर again आप अपने जो WhatsApp हमारे पास है, जो आपके पास WhatsApp है जिसके थ्रू लिंक शेयर हुआ था उसके ऊपर आप पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो yep, if you have any questions please do ask. आप अपना माइक, इफ़ यू वांट टू टर्न ऑन द माइक दैट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर आप टेक्स्ट के ऊपर पूछना चाहते हो आप टेक्स्ट के ऊपर पूछ लो, यहीं पे चैट बॉक्स भी है, वरना अगर यहाँ पे नहीं तो व्हाट्सएप के ऊपर आप पूछ सकते हो। ऑलराइट, यप, okay, all right, okay, so again that's all for today, and again I hope that you have actually learned something new. So again our regular classes will start from the 1st of November, और again हम आपको जो links वगैरह और चीज़ें वो शेयर कर देंगे। Sir, Gandhi Jinnah Talks is from which section? Gandhi Jinnah Talks is from section 2. इट इज़ इन 1940s, जिसके अंदर हम नाइन जब जो आपके पास जो गांधी थे
आपको क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद आपके पास जेल के बाद जैसे ही निकले क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद जब ब्रिटिश ने अरेस्ट कर लिया ही स्ट्रेट वेंट टू द जिना and again to discuss about the independence. So again, Gandhi Jina talks is in 19 in section 2 because it came in 1947 से पहले, so वो section 2 के अंदर आता है. So therefore it is in section 2. And Zulfikar Ali Bhutto is in section 3 because Zulfikar Ali Bhutto came after, of course, after 1947. Therefore आपके पास क्या चीज़ है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो सेक्शन 3 के अंदर है. उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज वगैरह हम पढ़ेंगे. सर इन सेक्शन 3 इज इट द टाइम फ्रॉम 1947 टू 1998? नहीं, 1988 के बाद की गवर्नमेंट्स भी हैं. जैसे बेनज़ीर की गवर्नमेंट वाज फ्रॉम 1988 टिल 1990, 1990 से 1993 नवाज शरीफ, and then Benazir again from 1993 till 1996, and then 1996 से 1999 दोबारा again आपके पास नवाज शरीफ. So again therefore वो आपके पास वो सेक्शन भी इंक्लूडेड है. ओके, सो योर यूट्यूब चैनल लिंक इज़ फ्यूजन एक्स अकेडमी, बट उसके ऊपर आपके पास आपको पाकिस्तान स्टडीज़ की क्लास के लेक्चर्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे. उसके ऊपर कंप्यूटर साइंस के कुछ लेक्चर्स हैं, कुछ ए लेवल्स के लेक्चर्स हैं फिज़िक्स के, बट अगेन यू विल नॉट गेट पाकिस्तान स्टडीज़ के लेक्चर्स. बट अगेन वी आर ट्राइंग कि अगेन हमारे पास जो लेक्चर्स एंड जैसे जैसे जो हमारे पास रिकॉर्डेड है ऑलरेडी वो हम अपलोड कर दिया करें. ओके, सो अगेन that's all for today. Thank you so much everyone. I hope you have actually in my book Nigel Smith, it's from 1946. Yes, Nigel Smith के अंदर है, क्योंकि अगेन आपके पास थोड़ी सी वो ओल्ड बुक है, वो आपके पास इस वजह से कि अगेन वो 2015 से पहले का जो सिलेबस था वो 1988 से 1988 तक था, लेकिन उसके बाद इंक्लूड कर दिया गया. देयरफॉर अब जो न्यू बुक्स हैं, जो आपके पास नाइजल केली की आप बुक्स यूज़ कर सकते हो, या फिर अगेन आपके पास सर अजमल की बहुत अच्छी बुक्स हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो. लेकिन अगर आपको वैसे बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आई एम श्योर कि अगेन आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि अगेन हम सब कुछ यहाँ पे कवर करेंगे. ओके, दैट्स ऑल. ओके, ऑलराइट. सो yep, that's all for today. Thank you so much everyone. Please take care of yourself. Allah Hafiz.